नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। पुराना किस्सा है कि एक राजा साहब दौड़ में हिस्सा लेने गए। अब दौड़ में 10 लोग दौड़ रहे थे, वे 10वें नंबर पे आए, लेकिन जब दौड़ खत्म हुई तो अपनी जगह पर पलट गए और कहे, देखो मैं सबसे आगे हूं, मैं नंबर 1 आया हूं। और जाहिर है चमचों ने तालियां बजानी शुरू कर दी और सब जो होता है वो हुआ। ये किस्सा मुझे याद आया ट्रंप की अभी की हालत को देखकर। अच्छी तरह से उसे पता है कि ईरान से वो जंग हार चुका है। सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया देख पा रही है कि ईरान से जंग वो हार चुका है। जो जो एम लेके गए थे, रेजीम चेंज करेंगे, फला करेंगे, ढिमका करेंगे, कोई पूरा नहीं हुआ है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे शोर मचा रहा है, लेकिन ईरान उसको खोलने को तैयार नहीं है और दुनिया की कोई ताकत इस समय उसको खुलवाने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। इतना सब कुछ हो चुका है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद अकड़ नहीं गई है। दरअसल ये जो अकड़ है, ये बेसिकली अमेरिका की जनता को दिखाने के लिए है। अमेरिका की जनता जो ना अखबार पढ़ती है, ना ज्यादा टीवी देखती है, ना ज्यादा दुनिया के बारे में जानती है, उसको ये बताने के लिए है, उसको ये सुनाने के लिए है कि देखो हम जीत रहे हैं। हालत यह है कि समझौता कभी भी हो सकता है, ये बात सारे अखबार कर रहे हैं। सीएनएन कह रहा है कि टेंटेटिव एग्रीमेंट हो चुका है, कभी भी सिग्नेचर हो सकता है। एनवाईटी न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है इंचिंग टुवर्ड्स डील। इजराइल का अखबार टीओआई भी कह रहा है कि समझौते की पूरी बात हो चुकी है, कभी भी समझौता हो सकता है। लेकिन ट्रंप और उसके आसपास के जो लोग हैं वो लगातार बदतमीजियां अपनी जारी रखे हुए हैं। दरअसल ये बदतमीजियां बहुत अच्छी हैं। इन बदतमीजियों से उन मुल्कों को जिनको ये लगता था कि वो अमेरिका के साथ दोस्ती करके बहुत चैन से हैं, उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, उनके समझ में आ गया है कि अमेरिका की दोस्ती मतलब गले की आफत। अमेरिका की दोस्ती मतलब सांप की दोस्ती। वो आपकी बीन पर नहीं नाचेगा, लेकिन किसी भी दिन आपको डस सकता है। और इस बार उसका निशाना ओमान की तरफ है। ओमान में गया हूं, बड़ा खूबसूरत सा मुल्क है। और ओमान की खूबी यह है कि मिडिल ईस्ट में शायद सबसे ज्यादा अमनो अमान से रहने वाला मुल्क है ओमान। ना तो वो किसी जंग में पड़ता है और ना ही किसी और मुल्क के फटे में टांग अड़ाता है। कहीं भी पैसा देकर मिलिटेंट्स को नहीं पालता है, किसी भी सरकार को गिराने और उठाने का खेल नहीं खेलता है। अमेरिका के साथ और बाकी अरब मुल्कों के साथ, यहां तक कि ईरान के साथ भी बहुत नॉर्मल और अच्छा रिश्ता बनाकर बड़े चैन से रहता है। आप ओमान में जाएंगे, मस्कट पे उतरेंगे, एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आपको समझ में आ जाएगा कि यह मिडिल ईस्ट से कुछ अलग देश है, जहां बड़ी खामोशी है, जहां बहुत मसरत है, खुशी है आपको दिखाई देगी वहां लोगों के अंदर, और बहुत शांति से, बहुत अमन व अमान से रहते हुए लोग दिखाई देंगे। ना तो आपको यूएई की तरह बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखाई देंगी, यूएई या सऊदी की तरह, ना दुनिया का सबसे ऊंचा बना लेने का उनको कोई शौक है। जो उनकी खास मस्जिद है, जहां पर ओमान के जो शाह हैं वो लोग जाकर, जहां पर ओमान के सुल्तान जहां पर जाकर नमाज वगैरह पढ़ते हैं, मस्कट में आप वहां भी जाएंगे तो बहुत पीसफुल, बहुत सुंदर सा स्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना दिया गया है जिसको देखने के बाद आपको डर लगे। तो ओमान बहुत पीसफुली रहने वाला मुल्क है। और ओमान ने अमेरिका के साथ रिश्ते बहुत कायदे के बना के रखे हैं। अमेरिकन नेवी का बड़ा बेड़ा वहां पर रहता है, और देखिए अमेरिकन बेड़े के रहने के बावजूद, अमेरिकन नेवी के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद, ईरान ने अगर सबसे कम अटैक किए तो ओमान के बेसिस पे किए, ओमान में अमेरिकन बेसिस पे किए। कारण यही था कि ओमान ने ईरान के साथ भी रिश्ता बहुत अच्छा रखा है, ईरान के साथ भी रिश्ता बिगाड़ा नहीं है। अब कोई आके कहेगा कि मध्यकाल में लड़ाई हुई थी, तो 200-400 साल पहले की बात छोड़ दीजिए, मैं मॉडर्न टाइम्स की बात कर रहा हूं, जिस समय ओमान ने बहुत अच्छा रिश्ता बनाकर रखा हुआ है। अब उस ओमान को ट्रंप धमकी दे रहा है कि अगर ओमान ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम ओमान को बम से उड़ा देंगे। अगर ओमान ने हमारी बात नहीं सुनी तो ओमान के ऊपर हम सैंक्शन लगा देंगे। बात कहां फंस रही है? बात यह फंस रही है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के कंट्रोल की जो बात कर रहा है ईरान, वो इस तरह से कर रहा है कि ओमान और ईरान मिलकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को कंट्रोल करेंगे। कारण यह है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ओमान और ईरान के बीच से होकर गुजरती है, और इसीलिए टेरिटोरियल वाटर अगर ईरान अपना क्लेम कर रहा है तो ओमान भी अपना क्लेम कर रहा है। ट्रंप और उसके लोगों का कहना है कि यह इंटरनेशनल वाटर है,
लेकिन जो ट्रीटी हुई थी उस ट्रीटी में ईरान ने हिस्सा नहीं लिया था, ईरान ने सिग्नेचर नहीं किया था। और ईरान का कहना है कि ये इंटरनेशनल वाटर नहीं है, ये हमारा वाटर है, हमारा इलाका है, इसलिए इस इलाके में कौन गुजरेगा और कौन नहीं गुजरेगा ये हम तय करेंगे। और अगर हम टाल लेना चाहेंगे तो टाल लेंगे। हमारे साथ जो हिस्सेदारी कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ ओमान हिस्सेदारी कर सकता है, क्योंकि ओमान का भी टेरिटोरियल वाटर इसमें है। ओमान ने सीधे कोई बयान तो नहीं दिया है, लेकिन ईरान के साथ लगातार समझौते वो करता चला गया है। आगे बढ़ने से पहले वही अपील, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब जब ये बयान आया है, इसके बाद जो अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, उन्होंने एक ट्वीट किया और निहायत बदतमीजी से भरा हुआ ट्वीट किया। मेरे समझ में नहीं आता है कि अमेरिका में यह क्या पागलपन है कि कई बार ऐसा लगता है कि ट्रंप के साथ कोई शरीफ आदमी है ही नहीं। कोई शराबी, कोई कबाबी, किसी का एप्स्टीन के साथ रिश्ता है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, कोई फेल्ड राइटर है। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसका लंबा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हो और जिसको डिप्लोमेसी की भाषा आती हो। जिनको आती थी, जो दुनिया को समझते थे, उनको ट्रंप ने आते ही बाहर कर दिया। एक बदतमीज आदमी अपने पास सिर्फ चमचों और बदतमीजों को रखना चाहता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अमेरिका का जो अभी का पूरा आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन है। तो मैं ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट की बात कर रहा था। इन्होंने किया एक ट्वीट और उस ट्वीट में तकरीबन ओमान को फिर से एक बार धमकाया। जब ट्रंप धमका रहा है तो उसके पीछे पीछे कुछ और लोग धमकाने लगेंगे। तो ट्रेजरी सेक्रेटरी ने धमकाया, इसका जवाब सीधे सीधे ओमान ने तो नहीं दिया, लेकिन ओमान के एक डॉक्टर और ओमान का जो सुल्तान का खानदान है उसका करीबी माने जाने वाले अल मुहर्रम ने एक ट्वीट किया और लंबा चौड़ा ट्वीट किया। इस ट्वीट में बाकायदा यूनाइटेड नेशन के रूल्स को कोट करके उन्होंने बताया कि ये वाटर जो है ये हमारा टेरिटोरियल वाटर है और इसको कंट्रोल करने की हमारे पास कुव्वत भी है और हमें पूरा हक भी है। इसका मतलब बहुत साफ है कि ओमान ईरान के साथ समझौता कर चुका है और ओमान जानता है कि अमेरिका बातें कितनी कर ले, इस तरह की हरकत करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि इसमें अमेरिका का ज्यादा नुकसान है। अब आप देखिए, बाकी अरब मुल्कों को, खास तौर पे सऊदी अरबिया को, जिसके साथ उसके रिश्ते जाहिर तौर पर बहुत अच्छे हैं, वो लगातार इस बात के लिए धमका रहा है कि अब्राहम एक्कॉर्ड में शामिल हो जा। अब देखिए, सऊदी अरबिया कोई छोटा मोटा देश नहीं है, कोई कमजोर देश नहीं है। अगर धर्म के लिहाज से देखें, मजहब के लिहाज से देखें, तो मक्का और मदीना का कस्टोडियन है और इस तरह से जो इंटरनेशनल मुस्लिम कम्युनिटी है, आप उम्मत कहना चाहें, उम्मत कह लें उसको, उसमें सऊदी अरबिया का एक इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन यह अकेली बात नहीं है, सिर्फ उसका मजहबी इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर साइज के हिसाब से देखें तो काफी बड़ा मुल्क है, अगर ताकत के हिसाब से देखें तो काफी ताकत है, अगर डिप्लोमेसी के लिहाज से देखें तो दुनिया के सारे मुल्कों के साथ, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे रशिया हो या बाकी यूरोप के मुल्क हो, सारे मुल्कों के साथ सऊदी अरबिया के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। पैसे रुपए की कोई कमी है ही नहीं, बड़ा आयल भंडार है। सऊदी अरबिया ने भी बहुत सारे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह को पैसे दिए हैं, वो एक अलग खेल है मिडिल ईस्ट का जो चलता रहा है। कश्मीर तक में सऊदी अरबिया के ट्रेन किए हुए या सऊदी अरबिया से भेजे गए मिलिटेंट्स आए हैं एक जमाने में, वो सब एक इतिहास है, उसको छोड़ दीजिए। वर्तमान भी है लेकिन इतिहास ज्यादा है, उसको छोड़ दीजिए। अगर ताकत के लिहाज से देखेंगे तो सऊदी अरबिया एक बड़ा मुल्क है, एक बड़ी ताकत है और दुनिया के तमाम मुल्कों से उसके अलग अलग समझौते हैं। ना उसको हथियार की कमी है, ना पैसे की कमी है, ना किसी और चीज की कमी है। तो ऐसे में सऊदी अरबिया क्यों अब्राहम एक्कॉर्ड करना चाहेगा इजराइल के साथ? एक तो सऊदी अरबिया की आवाम इसके साथ कभी भी खड़ी नहीं होगी और दूसरा, इससे बड़ी बात यह है कि इसमें उसको मिलना क्या है। इजराइल अगर तिजारती रिश्ते हो भी जाते हैं तो इजराइल सऊदी अरबिया को ऐसा क्या दे देगा जो सऊदी अरबिया के पास नहीं है। तो इजराइल के साथ किसी ट्रेड रिलेशन में, किसी तिजारती रिश्ते में सऊदी अरबिया का ऐसा कोई फायदा भी नहीं है। फिर जबरदस्ती आप अब्राहम एक्कॉर्ड साइन कराने का जो दबाव बना रहे हैं सऊदी अरबिया के ऊपर, वो सऊदी अरबिया क्यों मानेगा? सऊदी अरबिया के तमाम इंपॉर्टेंट लोगों के बयान आ चुके हैं कि हम अब्राहम एक्कॉर्ड में नहीं जाएंगे, हम अब्राहम एक्कॉर्ड को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बना रहा है। पाकिस्तान अब्राहम एक्कॉर्ड साइन करा ले, आसिम मुनीर की तस्वीर आ जाए या शहबाज शरीफ की तस्वीर आ जाए, हाथ मिलाते हुए नेतन्याहू के साथ, गले मिलते हुए नेतन्याहू के साथ, फिर पाकिस्तान में देखिए क्या होता है।
आज भले गद्दी ना पलट जाए, आज भले तख्ता पलट ना हो जाए, लेकिन पाकिस्तान की आवाम के अंदर एक जबरदस्त गुस्सा भरेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे शिया हो, चाहे बलोच भी हो, लेकिन वो कम से कम इजराइल के साथ तो जाकर नहीं खड़े होंगे। कुछ एक लोग खड़े हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो आम आवाम है वो तो जाकर इजराइल के साथ नहीं खड़े होने वाली है। अभी नेतन्याहू ने एक बयान दिया था कि दुनिया भर में भले हमारी इज्जत ना होती हो, लेकिन हिंदुस्तान में हमारी बहुत इज्जत है। मैं नेतन्याहू को बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में इज्जत नहीं है आपकी। आपकी इज्जत सिर्फ और सिर्फ भक्त मंडली में है, उन मूर्खों में है जो नरेंद्र मोदी के पीछे या मुसलमानों के प्रति अपनी नफरत के पीछे हर उस आदमी के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं जो उनको लगता है कि मुसलमानों का दुश्मन है। उसके अलावा हिंदुस्तान में कोई आपकी इज्जत नहीं करता। हिंदुस्तान का मुसलमान तो छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान का जो अमन पसंद हिंदू है वो भी आपकी इज्जत नहीं करता। हिंदुस्तान का सिख भी आपकी इज्जत नहीं करता और हिंदुस्तान का ईसाई भी आपकी इज्जत नहीं करता। आपको गलतफहमी है कि हिंदुस्तान में आपका बड़ा सपोर्ट है, ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है। तो ऐसी कंट्री और ऐसी कंट्री की ऐसी सरकार जो सबसे ज्यादा कट्टर है, जो अरबों के खिलाफ लगातार नारे लगाती है, जो अरबों के खिलाफ लगातार बोलती है और फलस्तीनियों को लगातार मार रही है, कोई अरब मुल्क क्यों ऐसे सरकार के साथ अब्राहम एकॉर्ड करना चाहेगा। अब आप देखिए कि ट्रंप जो मैदान जंग में नहीं हासिल कर पाए वो सब हासिल करना चाहते हैं बातचीत में। बातचीत की जो टेबल है उस पर बैठकर सब हासिल करना चाहते हैं। ट्रंप भूल गए कि कुछ अरसा पहले, राष्ट्रपति बनने के पहले, उन्होंने एक बयान दिया था कि जंग में ईरान जीते या ना जीते, लेकिन ईरान डील में कभी नहीं हारता, डिप्लोमेसी में ईरान कभी नहीं हारता। तो जब वो जंग में जीत चुका है तो डिप्लोमेसी में हार क्यों स्वीकार करेगा। इजराइल बहुत कोशिश कर रहा है, रिपोर्ट्स आई हैं बाकायदा कि इजराइल अमेरिका को इस बात के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा है, इस बात के लिए भड़का रहा है कि कालिबाफ की हत्या कर दी जाए, जो मेन निगोशिएटर हैं इस समय, एक तरह से ईरान के जो पब्लिक लीडर के रूप में आपके सामने आते हैं, उन कालिबाफ के मर्डर की बात कर रहा है कि उनको असैसिनेट कर दीजिए। और फिर कह रहा है कि ईरान का जो आयल सेक्टर है, आयल डिपोज है, उनके ऊपर लगातार हमला दोबारा शुरू कर दीजिए, यानी कि ईरान के साथ जंग लगातार शुरू कर दीजिए। इजराइल का एक अखबार है, मैं अक्सर नाम लेता रहता हूं, जेरूशलम पोस्ट। जेरूशलम पोस्ट को आप बिल्कुल कह सकते हैं कि वो इजराइल का गोदी मीडिया है। वो एक सऊदी एक्सपर्ट के हवाले से छापता है कि ट्रंप अगर ईरान के ऊपर हमला नहीं करेंगे, अगर जंग रोक देंगे, तो ट्रंप का बहुत नुकसान होगा। नुकसान जो होना था वो तो पहले भी हो चुका, और अगर ये जंग जारी रखेंगे तो नुकसान इससे ज्यादा होगा। आप देखिए ईरान का स्टैंड, आप बिल्कुल क्लियर देखिए। बंदर अब्बास के ऊपर हमला हुआ, बंदर अब्बास के ऊपर अमेरिका ने हमला किया, और यह हमला किया गया था कुवैत के बेस से। कुवैत में जो अमेरिकन बेस है वहां से हमला किया गया था। तुरंत ईरान ने पलटकर कुवैत के बेस पर जबरदस्त हमला किया और उसको नुकसान पहुंचाया। अब जिस कुवैत को इस बात से दिक्कत नहीं है कि उसकी जमीन और आसमान का इस्तेमाल करके ईरान पर अटैक किया जा रहा है, उस कुवैत को इस बात से दिक्कत है कि ईरान ने पलटकर अमेरिकन बेस पर हमला कर दिया। कुवैत का बयान आया कि ईरान ने जो हमारी जमीन पर हमला किया है वो बिल्कुल गलत है। आपकी जमीन वो रही ही नहीं। यूनाइटेड नेशंस के रूल पढ़िए, आपकी जिस जमीन पर किसी और कंट्री का बेस है वो उस कंट्री की जमीन हो गई, और अगर आपकी जमीन पर किसी और कंट्री के बेस से एक कंट्री के ऊपर हमला होता है तो आपको अग्रेसर माना जाता है, आपको इस जंग में शामिल माना जाता है। और आप अगर अग्रेसर और हमलावर हैं तो सामने वाले मुल्क को पूरा हक है आपके ऊपर पलटकर हमला करने का। तो आप अपनी जमीन का इस्तेमाल रोक दीजिए, अपनी जमीन से ईरान पर हमले करवाना रोक दीजिए। ईरान आपके ऊपर हमला नहीं करेगा। जिसकी जमीन से हमला नहीं हो रहा है, ईरान ने उसके ऊपर हमला नहीं किया। ओमान ने अपने बेसिस का इस्तेमाल पहले दिन से नहीं करने दिया, तो ओमान पे भी हमला नहीं हुआ। लेकिन अगर आपकी जमीन का इस्तेमाल होगा तो ईरान ने बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि इसका बदला लिया जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि अब छोटी लड़ाई नहीं हो सकती, अब कंट्रोल्ड वार नहीं हो सकता। अब अमेरिका यह सोचे कि यहां वहां से 2-4 बम गिरा दें, 2-4 मिसाइलें गिरा दें और उनकी तस्वीरें, उनकी वीडियोस वायरल करके अमेरिका में बता दें कि देखो हम जीत गए हैं, तो ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो हमले ये करेंगे उसका जवाब ईरान देगा। ईरान ये समझौता नहीं करेगा या इस बात पर खामोश नहीं रह जाएगा कि आपने छोटे हमले किए हैं। हर तरह के हमले का जवाब होगा। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, तो ईरान तो 2 बार जल चुका है। 12 रोजा जंग के दौरान बातचीत के बीच में हमला हुआ और इस बार भी बातचीत के बीच में हमला हुआ है। इसलिए इस बार ईरान पूरी तरह से तैयार दिख रहा है। पीट हेग्सेथ का एक वीडियो आता है जिसमें
आर्मी के उनके जवान खड़े हैं और उनसे कह रहे हैं कि या तो ईरान से डील होगी और या फिर आप लोग ईरान की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। ईरान की प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वो आएंगे ईरान की जमीन पर तो अपने वतन के लिए, अमेरिका के लिए, अपने वतन कहां इजराइल के लिए लड़ते हुए या तो मारे जाएंगे और या फिर वहां बरसों बरस पड़े रहेंगे, लड़ाई चलती रहेगी। अमेरिका इकोनॉमिक तौर पर पूरी तरह से, आर्थिक तौर पर पूरी तरह से तबाह होता रहेगा, ये पक्की बात है। तो मामला यहां फंसा है कि इजराइल किस हद तक अमेरिका के ऊपर प्रेशर बना पाता है। लेबनान पर वो हमले बढ़ा रहा है लगातार, और लेबनान पर हमले बढ़ाने का दो कारण है। पहला तो ये कि हिजबुल्लाह, जिसके बारे में अब कहा जा रहा है कि अपने एफपीवी ड्रोन्स वो खुद बना रहा है, यानी ईरान ने ड्रोन्स भेजने की जगह टेक्नोलॉजी भेज दी उनको और कहा कि आप आराम से अपने ड्रोन बनाओ। तो एफपीवी ड्रोन्स वो बना रहा है जो इजराइल में जबरदस्त तबाही कर रहे हैं। इसका बदला लेने का कोई और तरीका है नहीं। लेबनान का आसमान उनके लिए खाली है क्योंकि लेबनान की जो गवर्नमेंट है उसने कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बनाया है, और वहां जाकर कभी तायरे में, कभी कहीं पर लगातार घरों को गिरा रहे हैं, अस्पतालों को गिरा रहे हैं। जो काम उनको आता है, जेनोसाइडर हैं, जेनोसाइड करना उनको आता है, तो मकानों को गिरा रहे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह को रोक नहीं पा रहे हैं। एक तो ये कारण है, और दूसरा कारण यह है कि ईरान ने यह शर्त रखी है कि लेबनान में जंग खत्म हो। तो उनको डर यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि समझौते के बाद लेबनान में जंग खत्म करनी पड़े, तो एक तो लेबनान पर लगातार हमला करते रहो ताकि समझौते की उम्मीद कम हो जाए, और दूसरा यह कि अगर समझौते के बाद जंग खत्म करनी पड़ती है तो उसके पहले कुछ नुकसान कर लो। शैतान और क्या चाहता है, जितना नुकसान देखता है, जितनी तबाही देखता है, शैतान को उतनी ही खुशी होती है। तो बस वही है। तो एक तरफ वो लेबनान पे हमला कर रहे हैं, गजा के बारे में आप कह रहे हैं कि 70% गजा पर हम कब्जा करेंगे, फिर एक डील जो उन्होंने की थी, सीज फायर डील की थी, उसको तोड़ रहे हैं। तो इजराइल का तो काम है कि जो भी डील वो करेगा उसको तोड़ देगा। इसलिए इजराइल के ऊपर कोई भरोसा ना ईरान को है ना किसी और को है। इसीलिए अमेरिका के साथ इस डील की बात जो हो रही है, इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से अप्रूव कराने की बात ईरान कर रहा है। जो मोटा मोटी बात लग रही है वो ये कि बातें कितना भी कर ले ट्रंप, अंदर अंदर तैयार है समझौते के लिए, और समझौता हो सकता है बहुत जल्द। नंबर 1, या तो ये हो सकता है, और या ये हो सकता है कि पुरानी टैक्टिस वो दोहरा रहा हो कि समझौते की बात करते रहो और अचानक एक दिन हमला कर दो। पुरानी टेक्निक क्या होता है ना, एक बार चलती है, 2 बार चलती है, तीसरी बार बच्चों को भी एक ही खिलौने से बहलाने की कोशिश करेंगे तो बच्चा लात मार के खिलौने को किनारे कर देगा। वो जान जाएगा कि यह सिर्फ बहाना है। ईरान तो बच्चा नहीं है, ईरान के सामने अमेरिका बच्चा है, 250 साल पुराना मुल्क। तो ईरान इस बात के लिए इस बार पूरी तरह से तैयार दिख रहा है कि अगर अचानक हमला हो तो पलट के जबरदस्त जवाब दिया जाए। इसीलिए ईद बीत चुकी है, तो आने वाले 2-4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें यह तय हो जाएगा कि बातचीत होगी या फिर एक बार फिर से जंग शुरू होगी, और जंग शुरू हुई तो अमेरिका और दुनिया के लिए बेहद खतरनाक होगी। ये बात मैं लगातार दोहराता रहता हूं। इसलिए दुआ कीजिए कि समझौता हो जाए, दुआ कीजिए कि जंग ना हो, वही सबके लिए बेहतर है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।